वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले लेक्चर तक हमने ये जान लिया था कि डिफरेंट काइंड ऑफ फाइलम्स में कैसी कैसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाई जाती हैं, किन में गिल्स पाया जाता है, किन में लंग्स पाई जाती हैं, किन में बुक लंग्स, इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया था। हमने देखा था कि इकाइनोडर्मेटा में कैसे वाटर वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही थी ट्यूब फीट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हमने कॉर्डेटा में देखा था पाइसेस में गिल्स पाई जाती थी, बाकी चार में क्या, बाकी चार में लंग्स पाई जाती थी। लेकिन एम्फीबियंस में कुछ ऐसे एम्फीबियंस होते हैं जो अपने स्किन के थ्रू भी ब्रीदिंग कर सकते हैं, और बक्कोफेरेंजियल कैविटी जैसे फ्रॉग में बक्कोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू भी रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग किया जाता है। आज हम पार्शियल प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर पार्शियल प्रेशर हमारे ब्रीदिंग रेट को कैसे कंट्रोल करती है, पार्शियल प्रेशर का आखिर मतलब क्या होता है, इन सभी चीजों को हम समझने का कोशिश करेंगे। यानी कि ये जो इन्वायरमेंट का प्रेशर है, इन्वायरमेंट का प्रेशर हमारे ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल करता है या कैसे अफेक्ट करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये तो पिछले लेक्चर का, मैं इसको मिटा रहा हूं। आज का टॉपिक आप ये डाल सकते हैं कि आज हम लोग पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, और हो सकता है कि ये भी पढ़ें कि उस पार्शियल प्रेशर का हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी गैसेज हैं उनके पार्शियल प्रेशर का हमारे ब्रीदिंग रेट पर या ब्रीदिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कैसे घटती है, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, आज का टॉपिक है प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, कंसेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये मेन टॉपिक है। लेकिन हम पार्शियल प्रेशर को समझने से पहले ये तो समझ ले कि आखिर प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर प्रेशर क्या होता है। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये क्या है, ये कोई सरफेस है, ये सरफेस है। इस सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, ठीक है। और इन फोर्स का, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स इज इक्वल टू, हम कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। और ये जो सरफेस है, इस सरफेस का एरिया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, इस सरफेस का जो एरिया है ए इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, 2 मीटर स्क्वायर। तो हम प्रेशर के बारे में क्या जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है। यानी कि यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है वही उसका प्रेशर कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई एरिया क्या है 2 मीटर स्क्वायर, ये 5 से चला जाएगा, यानी कि 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे इतना फोर्स लग रहा है, इसी को हम बोलेंगे प्रेशर। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। प्रति मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसी को हम प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का अर्थ होता है कि किसी सरफेस पे कितना हम फोर्स लगा रहे हैं, उसी का जो रेशियो होता है, फोर्स अपॉन एरिया का जो रेशियो होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, प्रेशर। प्रेशर को मापने के लिए हमारे पास अलग अलग यूनिट है। यहाँ पे कौन सा यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एसआई यूनिट है, यानी कि ये इंटरनेशनल सिस्टम का यूनिट है, एसआई। लेकिन बहुत सारे अलग अलग स्केल भी हैं जिनके थ्रू हम प्रेशर को मापते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक और चीज समझने लायक बात यह है, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, और हम जानते हैं कि अर्थ के चारों तरफ एयर का एक घेरा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। अर्थ के चारों तरफ एयर का एक घेरा है। अच्छा, ये घेरा मौजूद क्यों है, क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच के रखने की क्षमता रखती है। तो इसी के कारण ये जो एयर है, एयर क्या होगा, अर्थ की तरफ खींचा हुआ है।
अगर ऐसा नहीं होता तो ये सारे एयर चले जाते और अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, जैसा कि चांद पे होता है। चांद के पास भार है, लेकिन चांद के पास इतना सफिशिएंट भार नहीं था ताकि वो किसी एटमॉस्फेयर को अपने चारों तरफ बना के रख सके। लेकिन हमारे पृथ्वी के पास इतना मास है, इतना भार है कि अपने चारों तरफ वो एक इन्वायरमेंट का घेरा बनाए हुए है। इन्वायरमेंट यानी कि वायुमंडल, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। अब देखिए इस एटमॉस्फेयर को समझिए इसको ध्यान से। मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस है तो अर्थ का सरफेस है और इसके कुछ किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर पाया जाएगा क्योंकि जैसे जैसे हम धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे वायु का यानी कि हवा का, एयर की जो मात्रा है, एयर का जो क्वांटिटी है, कम होने लगेगा। तो अर्थ के सरफेस के नजदीक बहुत ज्यादा डेंस एयर होती है। डेंस यानी कि बहुत ज्यादा घनी, बहुत ज्यादा घनी। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ये डाइल्यूट यानी कि कम घनी हो जाती है, बहुत कम घनी होने लगती है, बहुत कम घनी होने लगती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने लायक बात यह है कि हम जानते हैं एयर के पास भी मास होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एयर भी एक प्रकार का मैटर है। हम क्लास 9th में पढ़ते हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस भी एक प्रकार की मैटर है और मैटर है तो उसके पास मास होगा, और मास होगा तो अगर वो खींच रही है तो वो किसी ना किसी चीज पे दबाव डालेगी। डालेगी कि नहीं डालेगी? जैसे अर्थ के सरफेस पे वो दबाव डालेगी या नहीं डालेगी, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पे कुछ रख रहे हैं तो इस एयर का जो प्रेशर है उस पर पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको हम क्या बोलते हैं? एटीएम, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। यानी कि वायुमंडल में जो गैसेज हैं वो किसी चीज पे अगर अपना दबाव डाल रही हैं उसको हम बोलते हैं एटीएम या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, यहाँ पे एक ध्यान रखने लायक बात है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एयर घनी मात्रा में है, यानी कि बहुत ज्यादा डेंस है। क्यों डेंस है? क्योंकि ये जो अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ सरफेस के एकदम नजदीक है। अर्थ सरफेस के नजदीक है यानी कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक लगेगा, इसलिए ये डेंस है। इन सभी पे ग्रेविटेशनल फोर्स धीरे धीरे जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगना कम हो जाता है। क्यों? जैसे F इज इक्वल टू m1 m2 एंड r स्क्वायर। अगर हम r को बढ़ाएंगे, दूरी को बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। r को अगर हम बढ़ाना चालू कर दें तो फोर्स क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। इसीलिए जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो ये फोर्स कम लगने लगता है, और फोर्स कम लगेगा इसीलिए यहाँ पे एयर थोड़ी सी कम मात्रा में या दूर दूर पे मौजूद है, ठीक है। लेकिन जब हम ग्राउंड पे होते हैं, सरफेस के नजदीक होते हैं, तो वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए एक यहाँ पे एजम्पशन लेते हैं कि यहाँ पे प्रेशर है 100, तो धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे 40 रह जाए, और 40 ये एक प्रेशर का यूनिट मान सकते हैं कि कोई भी यूनिट मान लीजिए कि यहाँ पे 100 यूनिट है, तो वही प्रेशर आगे ऊपर चलकर घट जाएगा, 40 यूनिट हो जाएगा, घट जाएगा। यूनिट कोई भी हो सकता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। हमने यहाँ पे क्या समझा? हमने यहाँ समझा अर्थ के पास अपना एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर में जो गैसेज होती हैं वो अलग अलग लेवल पर, डिफरेंट लेवल पर उनमें डेंसिटी में अंतर पाया जाता है। क्यों अंतर पाया जाता है? क्योंकि अर्थ के पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है। अर्थ के पास क्या है? ग्रेविटी। और इस ग्रेविटी के कारण अर्थ एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ खींच के रखती है, इसीलिए पास वाली एयर डेंस होती है और इनमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग रहा होता है, इसीलिए उनका प्रेशर भी कम हो जाता है। तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसको हम नहीं समझेंगे तो हमें ब्रीदिंग को समझने में दिक्कत आएगी। मिटा दूं? अब देखिए, अगर हम एक बीकर, इस टाइप का कुछ बीकर ले लें, इस टाइप का कुछ बीकर ले लें, इस बीकर में हम पारा डाल दें, पारा,
पारा क्या है? एक प्रकार का मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये बीकर है और इसमें क्या है? Hg। Hg इसमें क्या है? Hg। यहां तक इसमें, यहां तक क्या डाल दिया हमने? पारा डाल दिया, ठीक है। यहां तक हमने क्या डाल दिया? पारा। और एक हम ट्यूब लेंगे, एक बहुत बड़ा ट्यूब लेंगे। क्या लेंगे? एक ट्यूब लेंगे। क्या लेंगे? एक ट्यूब। इस ट्यूब में मार्किंग लगा देंगे कि लेंथ लेंथ वाइज मार्किंग लगा देंगे, लेंथ वाइज, जैसे स्केल में होता है 1 सेंटीमीटर, 1 mm, जो भी हो, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, ऐसा मार्किंग लगा देंगे। इस पे मार्किंग लगा हुआ रहना चाहिए। ये क्या है? एक इन्वर्टेड ट्यूब है, यहां से ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड, क्लोज्ड यानी कि बंद है, और यहां से ये ओपन है, ओपन एंड है, ओपन एंड। इस पे यूनिट वाइज मार्किंग है ताकि हम अच्छे से रीड कर सके। अब हम क्या करेंगे? इसमें वैक्यूम क्रिएट करेंगे, यानी कि इसमें जितनी भी एयर है उसको खींच लेंगे। एयर खींच कर देखिए हम क्या समझा रहे थे, इसमें वैक्यूम क्रिएट करेंगे। इसमें क्या क्रिएट करेंगे? वैक्यूम। और इसको अंगूठे से बंद कर देंगे। इसको क्या करेंगे? अंगूठे से बंद करेंगे और आराम से इसके ऊपर लाके रख देंगे, आराम से इसके ऊपर लाके रख देंगे, आराम से इसके ऊपर लाके क्या करेंगे? रख देंगे, इसके ऊपर लाके ऐसे रख देंगे। अब देखिए हम जानते हैं कि जितनी भी एयर है उसका प्रेशर पड़ रहा है, यानी कि ये जो पारा का सरफेस आपको दिख रहा है, ये जो पारा का आपको सरफेस दिख रहा है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ रहा होगा कि नहीं पड़ रहा होगा? किसका प्रेशर? एटमोस्फेयर का प्रेशर। जो एटमोस्फेयर में गैसेज हैं उनका प्रेशर पड़ रहा होगा या नहीं पड़ रहा होगा? इस पे एटमोस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा होगा। क्यों पड़ रहा होगा? क्योंकि इसका ढक्कन खुला हुआ है, और ढक्कन खुला हुआ है तो डायरेक्ट प्रेशर किस पे पड़ेगा? पारा के सरफेस पे। तो होगा ये जो पारा है इसमें दिख रहा है, ये पारा ऊपर चढ़ जाएगा। ये पारा किस में चढ़ जाएगा? ऊपर की ओर चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा, ठीक है, चढ़ जाएगा इसके ऊपर। जब हम ऐसा करते हैं और देखते हैं कि पारा कितने दूरी तक ऊपर चढ़ा है, तो हम पाते हैं कि ये 76 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। कितने सेंटीमीटर? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, यानी कि यहां से पारा 76 सेंटीमीटर ऊपर चला गया होता है। किसके प्रेशर के कारण? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लगने के कारण। ये प्रेशर आखिर लग किस पे रहा है? ये प्रेशर लग रहा है किस पे? Hg पे। Hg यानी कि पारा, Hg यानी कि पारा। पारा क्या होता है? ये एक होता है एलिमेंट, और एक कैसा एलिमेंट है? ये एक मेटल है, और मेटल है लेकिन ये एक्सेप्शनली ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो ये जो पारा है ये 76 सेंटीमीटर ऊपर, या अगर इसको हम मिलीमीटर में बदलेंगे तो ये 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। हम इसको भी प्रेशर के यूनिट के रूप में मानेंगे, यूनिट प्रेशर। यह भी एक प्रकार का यूनिट ऑफ प्रेशर है, प्रेशर, प्रेशर यूनिट, यानी कि यह भी प्रेशर को नापने का एक तरीका है। क्या है तरीका? कि एटमॉस्फेयर में इतना प्रेशर है, एटमॉस्फेयर में इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है, एटमॉस्फेयर में इतना प्रेशर है कि वो जो प्रेशर पड़ रहा है, तो ये जो पारा है ये 760 मिलीमीटर ऊपर चढ़ जा रहा है। किसके? इस ट्यूब में ऊपर चढ़ जा रहा है 760 मिलीमीटर, लगभग लगभग ये किसके करीब पहुंचने को? अगर इसमें 24 और जोड़ दे तो ये सीधा 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। यानी कि एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो दबाव डाल रही है किस पे? इस सरफेस पे दबाव डाल रही है, और इस दबाव के कारण ये पारा ऊपर की ओर चढ़ जा रहा है। कितना ऊपर चढ़ रहा है? ये पारा 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। यानी कि अगर पूछा जाए कि एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है, जितनी भी गैसेज हैं, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज है? अ लॉट ऑफ गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर।
लेकिन उनमें सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। तो 3 मेजर गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। बाकी जो गैसेज हैं उनका पार्ट, उनमें प्रेशर होता है लेकिन बहुत कम होता है, क्योंकि वो खुद इतनी कम मात्रा में मौजूद है कि उस प्रेशर में उनका नेग्लिजिबल, बहुत कम मात्रा में उनका प्रेशर का योगदान होता है। वे बहुत कम कंट्रीब्यूट कर पाते हैं इस 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के प्रेशर को बनाने में। ठीक है, यानी कि हम देख पा रहे हैं कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर, हम मान लें अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ले रहे हैं तो ये किसके बराबर आ रहा है? 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। और ये किसका प्रेशर है? एयर का। एयर, और एयर क्या है? एक प्रकार का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेज, मिक्सचर ऑफ गैसेज। नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, और ये पूरा ऊपर से प्रेशर लग रहा होगा, एयर का प्रेशर, जिसके कारण ये कहां चला गया? ऊपर। मिटा दूं? मिटाऊं? अब देखिए, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% है नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन। हम मेजर गैसेस के बारे में लिख रहे हैं, नाइट्रोजन N2। 21%, 21% है ऑक्सीजन, एंड 0.03% है क्या? CO2। और अभी हमने देखा है कि जितनी भी गैसेज हैं उन सभी गैसेज का प्रेशर है कितना? 760 mmHg। ठीक है, तो अकेले नाइट्रोजन के लिए कितना आएगा? तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 760 mmHg फॉर 100%। तो 1% के लिए कैसे निकालेंगे? 1% के लिए हम क्या करेंगे? 760 डिवाइडेड बाई 100। उसी प्रकार से कितना नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78% है। तो इसीलिए 78% के लिए हम 760 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 78। अब देखिए, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 592 mm ऑफ Hg के बराबर आता है। यानी कि अगर सिर्फ नाइट्रोजन को लिया जाए तो नाइट्रोजन उस पारा को कितना ऊपर चढ़ा देगा? 592 मिलीमीटर क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रागाइरम या पारा। उसी प्रकार से अगर हम ऑक्सीजन को लें तो ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21%। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अकेले ऑक्सीजन में कितना प्रेशर रहेगा? O2 का प्रेशर कितना रहेगा? 21 डिवाइडेड बाई 100 और गुना कितना? इंटू 760। ये जाएगा, और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग कितना आएगा? ये लगभग 159 mm ऑफ Hg के बराबर आएगा। mmHg 159। नाइट्रोजन कितना आया है? नाइट्रोजन आया है 592 मिलीमीटर ऑफ Hg। ऑक्सीजन कितना आया है? ऑक्सीजन आया है 159 यानी कि 159। उसी प्रकार से अगर हम CO2 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो CO2 के लिए आता है 0.3 मिलीमीटर ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg। तो पहले तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। नाइट्रोजन के लिए कितना है? नाइट्रोजन, अकेले नाइट्रोजन यहां पे निकालने का मतलब क्या है? सारे की सारे गैसेस मिलकर इतना प्रेशर लगा रही हैं। तो अकेले नाइट्रोजन कितना प्रेशर लगा था? नाइट्रोजन इतना प्रेशर लगा था। सारी गैसेस मिलकर इतना प्रेशर लगा रही है, तो अकेले ऑक्सीजन, अकेले 21% जो ऑक्सीजन है वो कितना लगा था? वो इतना लगा था। सारी गैसेस मिलके
760 मिलीमीटर ऑफ Hg लगा रही हैं। अकेले CO2 कितना लगा था? अकेले CO2 0.3 mm ऑफ Hg के बराबर लगा था। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लीजिए। जिस प्रकार से ये कैलकुलेट हुआ है वो भी उसी प्रकार से कैलकुलेट हो जाएगा। हालांकि कैलकुलेट नहीं करना है, आप सिर्फ उसको मेमोराइज कर लीजिएगा तो भी हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ each gas in प्रेशर, या इसको और क्या लिख सकते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। पार्शियल मतलब होता है अकेले अकेले, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। तो नाइट्रोजन का क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 हमने कितना निकाला था? हमने निकाला था इसको 592 या 592 मिलीमीटर ऑफ Hg। हमने ऑक्सीजन का कितना निकाला था? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना निकाला था हमने? 159 मिलीमीटर ऑफ Hg। CO2 का कितना निकाला था? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 0.3 मिलीमीटर ऑफ Hg। देखिए पार्शियल प्रेशर कहने का क्या मतलब है? पार्शियल प्रेशर कहने का मतलब ये है कि सभी गैसेज, एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेज हैं, अगर वो मिलकर एक साथ 760 मिलीमीटर ऑफ Hg को कितना ऊपर ले जा रही है? 760 मिलीमीटर। तो अकेले नाइट्रोजन कितना प्रेशर लगा देता? अकेले नाइट्रोजन इतना प्रेशर लगाता कि वो जो पारा है उस पाइप में, उस कैपिलरी में 592 मिलीमीटर ऊपर चला जाता। अकेले ऑक्सीजन कितना प्रेशर लगाती? अकेले ऑक्सीजन अगर वायुमंडल में सिर्फ ऑक्सीजन होती तो इतना प्रेशर लगाती कि वो पारा 159 मिलीमीटर ऑफ Hg के, मतलब 159 मिलीमीटर ऊपर चला जाता। और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि बहुत कम मात्रा में मौजूद है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम प्रेशर लगाएगी, 0.3 मिलीमीटर ऑफ Hg। आपको ये समझ में आया? पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ, अभी हम नाइट्रोजन का देख रहे हैं कि अगर सिर्फ नाइट्रोजन ही उतना मौजूद होता तो नाइट्रोजन कितना प्रेशर लगाता? इतना 592 मिलीमीटर ऑफ Hg। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन 78% हमारे पूरे एटमॉस्फेरिक गैसेस का 78% अकेले इतना है, और ऑक्सीजन कितना है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। तो आखिर हमने पार्शियल प्रेशर को समझा क्यों है? आखिर हम पार्शियल प्रेशर को आखिर समझ क्यों रहे हैं? ये भी तो बात है कि हम पार्शियल प्रेशर को समझ क्यों रहे हैं। पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस। अगर जिस गैस के बारे में हम देख रहे हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि वो गैस ज्यादा मात्रा में मौजूद है, इसीलिए उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। अच्छा, एक और बात, मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ पे ऑक्सीजन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन बहुत अधिक है। ऑक्सीजन, ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंपैरेटिवली यानी कि तुलनात्मक रूप से इधर ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में मौजूद है। तो होगा ये, ऑक्सीजन अपने आप यहां से मूव करके अपने हाई पार्शियल प्रेशर से, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। सुनिए, पार्शियल प्रेशर डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पर, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगी तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर अपने आप मूव करेगी,
अपने आप मूव करेगी। हमने सिंपल डिफ्यूजन में, अगर आप क्लास 9th में पढ़े होंगे तो सिंपल डिफ्यूजन में अभी हम यही पढ़ते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है। सिंपल डिफ्यूजन में गैसेज या कोई भी सब्सटेंस अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर या हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर अपने आप जाता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, गैसेज always move from their high partial pressure to low पार्शियल प्रेशर। इस चीज को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए यहां पे 140 mmHg का प्रेशर कौन लगा रहा है, नाइट्रोजन। ध्यान से देखिए नाइट्रोजन 140 मिलीमीटर ऑफ Hg के बराबर नाइट्रोजन लगा रहा है। हम एक एजम्पशन ले रहे हैं, सिर्फ इस लाइन को समझने के लिए हम एक एजम्पशन ले रहे हैं, मान रहे हैं कि कहीं पे 140 mm ऑफ Hg, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, 140 लेने से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आप ले सकते हैं, मान लीजिए 50 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और वहीं पे 20 mmHg प्रेशर लगा रहा है ऑक्सीजन, यानी कि इसका अपना प्रेशर है, इसका अपना प्रेशर है। टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर हम देखेंगे तो 70 हो जाएगा, 70 मिलीमीटर ऑफ Hg। लेकिन हमको टोटल प्रेशर देखना नहीं है, क्योंकि हम पार्शियल प्रेशर का बात कर रहे हैं। किस प्रेशर का बात कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर का। और यहाँ पे एक कोशिका झिल्ली यानी कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम, मैं लिख दे रहा हूं पीएम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इधर किसी कारणवश यहाँ पे 50 mmHg नाइट्रोजन, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इधर 40 mmHg ऑक्सीजन है। आप ध्यान से देखिए यहां पे इधर का पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का और इधर का पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का दोनों तरफ सेम है, यानी कि यहाँ पे नेट मूवमेंट नहीं होगा। मान लीजिए नाइट्रोजन और इधर जा भी रहा है तो जितना मात्रा इधर जाएगा उतना ही मात्रा इधर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में है। नाइट्रोजन जितना प्रेशर इधर से लगा रहा है उधर से भी उतना ही प्रेशर लगा रहा है। अगर नाइट्रोजन इधर से आ भी रहा है तो उतना ही इधर से चला जाएगा और इसका प्रेशर मेंटेन रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 20 मिलीमीटर Hg का फोर्स लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर किसी भी कारण कोई भी हो, हमको कारण से कोई लेना देना नहीं है, तो होगा ये कि यहाँ पे ऑक्सीजन अपने हाई पार्शियल प्रेशर पे है और यहाँ से डिफ्यूज करना शुरू हो जाएगी। यहाँ से क्या हो जाएगी, डिफ्यूज करना शुरू हो जाएगी। डिफ्यूज यानी कि इसका सिंपल डिफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। और इधर से ये इधर तब तक आएगी जब तक दोनों तरफ का पार्शियल प्रेशर सेम नहीं हो जाए, यानी कि 40 और 20 60, तो तब तक आएगी जब तक इधर भी 30 और इधर भी 30 नहीं हो जाए, तब तक ये आती रहेगी। जब ये आ जाएगी तो दोनों तरफ पार्शियल प्रेशर समान हो जाएगा, तब ये कहीं भी नेट मूवमेंट नहीं करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि इधर से ऑक्सीजन नहीं जा रही है और इधर से भी ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, लेकिन जितना जाएगा उतना ही इधर से भी चला जाएगा, इसीलिए नेट मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट तो होगा ही, लेकिन नेट कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि गैसेज हमेशा अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है। अगर दोनों तरफ प्रेशर समान है तो कहीं भी गैसेज नेट मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से इसको ध्यान से समझ लीजिए। आप यहाँ पे हाई पार्शियल प्रेशर की जगह पर हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बताइए? क्योंकि हम जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तभी पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, यानी कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा। कम होगा तो कम हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाएगा। मिटा दूं? ये जो हम आज का जो वीडियो जा रहा है, ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होने वाला है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझे तो हमको ब्रीदिंग का मैकेनिज्म ही समझ में नहीं आएगा। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म हमको ठीक से समझ में नहीं आएगा, नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि हम
समझ नहीं पाएंगे कि ऑक्सीजन कब अंदर आ रही है कब बाहर जा रही है, हम ये समझ ही नहीं पाएंगे। अब देखिए इफेक्ट ऑफ हाइट। इस वीडियो के शुरुआत में ही मैंने ये बोला था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं, तो वहां पे प्रेशर कम हो जाता है। क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगता है, जिसके कारण वहां पे एयर का जो डेंसिटी है वो बहुत कम डेंस होता है। जबकि हम जितना ही सरफेस के पास रहते हैं, एयर में उतना ही डेंसिटी रहती है, और डेंसिटी ज्यादा रहने के कारण एयर ज्यादा प्रेशर लगाती है। तो होगा ये कि अगर हम धीरे धीरे ऊपर जाए, पहाड़ी पर कुछ कंदराओं में, कुछ गुफाओं में चले जाएं, तो वहां पे एयर का पार्शियल प्रेशर कम होगा, और पार्शियल प्रेशर कम होने के कारण क्या होगा, वहां पे प्रेशर कम लगेगा, और प्रेशर कम लगेगा तो क्या होगा, हम दिखा रहे हैं, अभी बता रहे हैं। इफेक्ट ऑफ हाइट, यह है ग्राउंड लेवल। और मान लीजिए कोई इंसान है ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल यानी कि अर्थ के सरफेस के नजदीक है, बहुत कोई खास अंतर नहीं है कि बहुत ज्यादा ऊपर, अर्थ के सरफेस पे इतना ही मान लीजिए कि वो अर्थ के सरफेस पे है, और ये उसका लंग्स बना रहे हैं, ये उसका लंग्स है, ये लंग्स है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब हम नजदीक होते हैं तो पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 760, पूरे 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 एटमॉस्फेयर का। लेकिन हम सिर्फ ऑक्सीजन का लेके चलते हैं, क्योंकि हमको ऑक्सीजन ही ब्रीथ करना है, इन करना है। 159 मिलीमीटर ऑफ एचजी, ठीक है, 159 मिलीमीटर ऑफ एचजी, ठीक है। और इसके फेफड़े में कितना प्रेशर मान लेते हैं, ऑक्सीजन का जो पार्शियल, पी मतलब पार्शियल, और पार्शियल प्रेशर, और O2 मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हम यहाँ पे मान लेते हैं 100, क्या मान लेते हैं 100 मिलीमीटर ऑफ एचजी। यानी कि डिफरेंस कितना, क्या है, कितना का डिफरेंस है, 159 माइनस 100, कितना का डिफरेंस है, 59 मिलीमीटर ऑफ एचजी। यहाँ पे जो भी प्रेशर दिया जा रहा है, सारा का सारा प्रेशर assumption है, माना गया है, हम सिर्फ समझने के लिए मान रहे हैं कि आखिर होगा क्या, आखिर जब हम हाइट पे जाएंगे तो क्या होगा। और मान लीजिए हम चले गए सर्टेन हाइट पर, 2000 मीटर ऊपर चले गए, 2 किलोमीटर ऊपर चले गए, 2 किलोमीटर नहीं, हम 5 किलोमीटर मान लेते हैं, 5 किलोमीटर ऊपर किसी हाइट पे चले गए, और वहां पे हाइट पे जाने के बाद हमें मालूम चला कि यहां जो पार्शियल प्रेशर है वो है कितना, वो है पार्शियल प्रेशर, वो हम क्या मान लें, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर हमने कुछ ज्यादा ही मान लिया है, इसको हम मानते हैं 40 मान लेते हैं, ठीक है। नहीं 100 ठीक है, 100। जैसे ही हम किसी सर्टेन हाइट पे जाएंगे, तो हाइट पे जाने के कारण ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में प्रेशर, हमारे फेफड़ों में नहीं, फेफड़ा वातावरण से अलग है, हमारे अंदर का जो मैकेनिज्म है, हमारे अंदर का जो सिस्टम है वो बाहर से अलग है। क्यों, क्योंकि हमारे उस ऊपर स्किन है, क्या है, मसल्स है, बहुत सारी चीजें हैं, जिसके कारण अंदर का सिस्टम बाहर के वातावरण से अलग है। तो बाहर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 159 मिलीमीटर ऑफ एचजी। अगर हम किसी हाइट पे चले गए तो मान लीजिए बाहर इन्वायरमेंट में यही प्रेशर, ऑक्सीजन का प्रेशर 140 मिलीमीटर ऑफ एचजी हो गया। क्यों, क्योंकि हम ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो इसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। और फेफड़ा तो वही है, या अपना फेफड़ा भी बदल लिया हो, फेफड़ा तो वहीं ले जाएगा ना। अरे ऐसा नहीं ना होगा कि वहां पे जाते समय फेफड़ा बदल लिया, लोहे का फेफड़ा लगा लिया, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, और अभी भी उसके फेफड़े में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो 100 है, ठीक है। अब यहां पे डिफरेंस आप देखिए, 140 माइनस 100 का डिफरेंस, यहां पे कितने का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, 40 मिलीमीटर ऑफ एचजी। ध्यान से देखिए, यहां पे कितने का प्रेशर है, यहां पे कितना प्रेशर ज्यादा है, बाहर एटमॉस्फेयर में यहां पे 59 मिलीमीटर ऑफ एचजी प्रेशर ज्यादा है। हमारे फेफड़ों की तुलना में बाहर का प्रेशर कितना ज्यादा है, 59 मिलीमीटर ऑफ एचजी। लेकिन अगर हम किसी हाइट पे चले गए तो यहां पे कितना ज्यादा है, बाहर हमारे फेफड़ों की तुलना में, फेफड़ा के कंपैरिजन में, लंग्स के कंपैरिजन में, जो बाहर का एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो 40 mm ऑफ एचजी, यानी कि 40 mm ऑफ एचजी ज्यादा है। और अभी हम पढ़े हैं कि जैसे जो गैसेज होती हैं अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की ओर मूव करती हैं। तो आप देख के बताइए कि गैसेज कहां आसानी से मूव करेंगी, यहां पे आसानी से मूव करेंगी या यहां पे बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है,
तो ये आसानी से मूव करने में मदद करेगा, ये आसानी से मूव करने में मदद करेगा। यहाँ पे बाहर का पार्शियल प्रेशर कम है। तो आप ध्यान से अगर सोचें तो आप पाएंगे कि 59 मिलीमीटर ऑफ एचजी प्रेशर यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, यानी कि ये ज्यादा सपोर्ट करेगा कि ऑक्सीजन अंदर जाओ अंदर जाओ, क्योंकि बाहर वाला प्रेशर ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 59 यानी कि 59 मिलीमीटर ऑफ एच ज्यादा है। तो होगा ये कि बाहर का जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, वो ज्यादा फोर्सफुली धक्का देकर ऑक्सीजन को अंदर जाने में मदद करेगा, इसलिए यहाँ पे ब्रीदिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया, ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया यानी कि ऑक्सीजन बाहर से अंदर आना नहीं चाहता है, इसीलिए हमको सांस अपने से खुद से मैकेनिकली हमको फोर्सफुली सांस लेना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का जो प्रेशर है, बाहर का प्रेशर कम हो गया है, और कम होने के कारण बाहर में ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम हमारे अंदर आ पा रही है, इसीलिए हमको सांस अपने से खींचना पड़ेगा। और खींचने के कारण हमारे अंदर क्या होगा? एक स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। हम अगर सांस बहुत ज्यादा देर तक वैसे लेते रहें तो इसी को बोलते हैं क्या? इसी को क्या बोलते हैं? कि इसी को कहा जाता है कि अगर हाइट पे जाने पे हमको ब्रीदिंग सिकनेस होने लगती है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि बाहर का पार्शियल प्रेशर कम हो गया, और पार्शियल प्रेशर कम होने के कारण वो जो ग्रेडियंट है वो ग्रेडियंट बन नहीं पा रहा है, कम ग्रेडियंट हो गया। यहाँ पे हाई ग्रेडियंट है, यहाँ पे ग्रेडियंट कैसा है? यहाँ पे पार्शियल ग्रेडियंट ज्यादा है, पार्शियल ग्रेडियंट यानी कि डिफरेंस ग्रेडियंट ज्यादा है। कहां ज्यादा है? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में ज्यादा है यानी कि ऑक्सीजन अंदर आने में हेल्प होगा, ऑक्सीजन के अंदर आने में हेल्प होगा। लेकिन यहाँ पे उतना हेल्प नहीं होगा जितना हेल्प यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कम ही हेल्प होगा, और कम हेल्प होने के कारण हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी, और हमको सांस जबरदस्ती लेना पड़ेगा, हमको खींचना पड़ेगा, सांस हमको खींचना पड़ेगा। तो इसको आप एकदम अच्छे से नोट डाउन कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। We will feel difficulty when we reach at high altitude। किसमें डिफिकल्टी होगी? ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, बिकॉज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटीएम बिकम लो। पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम होगा, और जिसके कारण हमको सांस लेने में दिक्कत पैदा हो जाएगी। लिखिए इसको, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन अच्छे से कीजिएगा। ये समझ में आया ना? बाहर का प्रेशर ज्यादा है, फेफड़े की तुलना में ज्यादा है। फेफड़े की तुलना में कितना ज्यादा है? 59। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 40। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा आसानी से मूव करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर से अंदर की ओर ज्यादा आसानी से मूव करेगा, जबकि यहाँ पे भी मूव करेगा लेकिन उतनी आसानी से मूव नहीं करेगा, और मूव नहीं करने के कारण हमें ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगेगी, और इसी को बोलते हैं क्या? ब्रीदिंग डिफिकल्टी, हाइट पे जाने के कारण आपको नौजिया हो सकता है, और ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाने के कारण हो सकता है बेहोश भी हो जाए। मिटा दो इसको। अब हम यहाँ पे एक गैस का इक्वेशन पढ़ेंगे जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, या तो पढ़ लिया होगा या पढ़ेंगे। गैस का इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। P यानी कि प्रेशर, V यानी कि वॉल्यूम, N यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज या गैस। R क्या है? R गैस कांस्टेंट है, T क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन।
केल्विन में टेम्परेचर रखना होता है ना। आपने ये इक्वेशन जरूर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। हम यहाँ पे इन तीनों को कांस्टेंट कर देते हैं, हम यहाँ पे इन तीनों को कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट, हम नहीं बदलेंगे इनको, कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का मतलब यह है कि हम गैस का जो मोल्स ले रहे हैं उसको चेंज नहीं करेंगे। जितना देर हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है या जितना देर हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें गैस के मोल्स को मान लीजिए 5 मोल्स ले लिए हैं, तो अब बीच में 5 मोल्स को हम 4 या 3 नहीं करेंगे, यानी कि n कांस्टेंट हो गया। और r क्या है, r भी गैस कांस्टेंट है, तो r तो बदलेगा नहीं। और हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हम यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ जहां पे भी देख रहे हैं, वहां पे टेम्परेचर में अचानक से कोई बहुत ज्यादा उतार या चढ़ाव नहीं हो रहा है। हम एक सामान्य अवस्था में रूम टेम्परेचर पर ही लेकर चल रहे हैं, यानी कि ये तीनों चीजें कांस्टेंट हो गई, ये तीनों चीजें क्या हो गई, कांस्टेंट। तो अब ध्यान से देखिए, अब ये ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन है अब ये कैसा हो जाएगी, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम सी से लिख देते हैं, कांस्टेंट को किससे लिख देते हैं, सी से या के से भी लिख सकते हैं। होगा ये कि अगर हम v को उधर ले जाएं तो c बाई वी, सी बाई वी। आप यहाँ पे c लिखने की जगह पर k लिखिए, क्योंकि कांस्टेंट को k से लिखना ज्यादा ठीक रहता है। यानी कि अब आप यहां से इंटरप्रेट कीजिए, अब आप यहां से इंटरप्रेट कीजिए। इंटरप्रेट क्या कीजिए, अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए, अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। प्रेशर को बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। या अगर वॉल्यूम को बढ़ाया जाए, मैंने एक ही चीज लिख दिया क्या, नहीं, अगर वॉल्यूम को बढ़ाया जाए तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। लेकिन हम ये किस स्थिति में देख रहे हैं, हम ये सिर्फ और सिर्फ उसी स्थिति में देख रहे हैं जब एन, आर और टी तीनों कांस्टेंट हो, तीनों बदल नहीं रहे हो, तभी के लिए सही है। ये बात तभी के लिए सही है जब ये तीनों बदल नहीं रहे होते हैं। और सांस लेते समय लगभग लगभग ये स्थितियां पालन होती है, ना तो गैस का मोल बदलता है, ना टेम्परेचर का बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। और गैस कांस्टेंट तो कैसे ही बदलेगा, वो तो कांस्टेंट है, वो तो एक कांस्टेंट है जो किसी इक्वेशन को बैलेंस करने के काम में आ रहा है, इसीलिए ये तो बदल नहीं सकता है। ये दोनों चीजें बदलेंगी तो इन दोनों को भी हमने फिक्स कर दिया, इन दोनों को फिक्स करने के कारण ये पूरा टर्म ही कांस्टेंट हो गया। और जिसके कारण अगर हम इंटरप्रेट करें तो अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, कम। अगर हम प्रेशर को घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर को घटा देंगे तो वॉल्यूम अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए। मान लीजिए ये एल्वियोलाई है, ये क्या है, एल्वियोलाई। बाहर में ऑक्सीजन का प्रेशर 159 है और यहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर PO2 40 है। तो क्या होगा, आप ध्यान से देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन विल मूव इनसाइड द एल्वियोलाई, ऑक्सीजन विल मूव इनसाइड द एल्वियोलाई because PO2 of ATM is higher than alveoli, so O2 will move inside, O2 will move inside the lung, यानी कि ऑक्सीजन लंग में आएगी। यहां पे देखिए, अच्छे से बनाइए, उसको अच्छे से ड्रॉ कीजिए। वन 59 और यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, PO2 इज इक्वल टू क्या होगा, अगर हम इसको कंप्रेस कर दें तो कंसंट्रेट क्या हो जाएगा,
अगर हम इसको वॉल्यूम कम कर दें, वॉल्यूम इसका कम कर दें, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर इसका हम वॉल्यूम कम कर दें, छोटा कर दें, अभी हमने क्या पढ़ा है कि हम वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अभी के लिए हम मान ले रहे हैं कि इसका प्रेशर क्या होगा, 200। तो ये ऑक्सीजन 200, ऑक्सीजन कैसे है, यहाँ पे दूसरा कोई गैस जाएगा, लेकिन फिर भी मान लेते हैं ऑक्सीजन ही जा रही है, बाहर एक्सपेल कर जाएगी। ऑक्सीजन कहाँ चले जाएगी, बाहर। ऐसा होता नहीं है, ऑक्सीजन बाहर नहीं जाती है, लेकिन हम सिर्फ प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ऑक्सीजन बाहर नहीं जाती है, चिंता मत कीजिएगा कि ऑक्सीजन कैसे बाहर जा रही है। ऑक्सीजन कैसे बाहर जाएगी, ऑक्सीजन नहीं बाहर जा सकती है। छोड़िए ऑक्सीजन को, इसको छोड़ दीजिए। हम यहाँ पे CO2 का उदाहरण ले लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि ऑक्सीजन को कैसे बाहर ले जा रहे हैं। CO2, जब हम सांस को छोड़ रहे होते हैं उस समय हमारी जो लंग्स होती है वो कंप्रेस होती है, नीचे की ओर आती है, उनका वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। और मान लेते हैं जो PO2 है, PCO2 है, एटमॉस्फेयर में जो CO2 है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, उसका जो प्रेशर था वो इतना था। और यहाँ पे CO2 का प्रेशर हम मान लेते हैं 40। क्या मान लेते हैं, 40। तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे CO2 का प्रेशर ज्यादा आ रहा है, इसीलिए ये जो CO2 है ये कहाँ मूव करेगी, बाहर। CO2 will move outside because PCO2 of alveoli is greater than PCO2 ATM। एक और बात मैं यहाँ पे आपसे बोलता चलूं कि अभी हमने प्रेशर के बारे में ठीक ठीक से जानकारी हासिल नहीं की। हम ये देख रहे हैं कि आखिर प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा हमारे ब्रीदिंग पे, कहाँ पे कितनी प्रेशर पाई जाएंगी, हमारे एल्वियोलाई पे ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा, एल्वियोलाई पे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना होगा। ये सारी चीजें हम पूरे चैप्टर के थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ये भी चैप्टर का ही हिस्सा है। हम प्रेशर के कॉन्सेप्ट को इसलिए समझ रहे हैं ताकि हम ये समझ पाए कि हम ब्रीथ इन कब करेंगे, इनहेल कब करेंगे और एक्सेल कब करेंगे, हमारा उसका प्रेशर से क्या लेना देना है, प्रेशर का क्या इफेक्ट है हमारे फेफड़ा के ऊपर, इन सभी चीजों को हम पढ़ रहे हैं। इसको नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है और ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन अंदर मूव करेगी। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इसके प्रेशर से ज्यादा हो गया है, क्यों, क्योंकि उस समय एल्वियोलाई पिचक जाती है, यानी कि क्या, उनका जो आकार है वो कम होता है और वॉल्यूम कम होने के कारण इस पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है। प्रेशर ज्यादा होने के कारण ये बाहर चली जाती है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कीजिए आराम से, नोट डाउन कीजिए। आज हमने प्रेशर के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। प्रेशर के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से हमने आज समझ लिया है। इसके बाद आता है एनाटॉमी वाला पार्ट, ताकि हम ये देख पाए कि हमारा जो फेफड़ा है वो किन किन चीजों से घिरा हुआ है, कैसे कैसे बना हुआ है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। हमारा जो लंग्स है, हमारी जो लंग्स है, लंग्स के ऊपर चारों तरफ से एक गुफा, एक केज यानी कि एक गुफा, एक रचना पाई जाती है। किसकी, रिब्स की रचना। ये चारों तरफ से रिब्स पाई जाती है, ठीक है। चारों तरफ से क्या पाई जाती है, रिब्स। ये है लंग्स, ये क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे चलकर दो भाग में डिवाइड होती है। ट्रैकिया आगे चलकर कितने भाग में डिवाइड होती है, दो। ये लंग्स हैं, ये क्या है, लंग्स हैं।
ये क्या है, लंग्स, यहाँ पे होगा अपना हार्ट, और ये क्या है, लंग्स। ठीक है, इस ऊपर वाली साइड को हम बोलेंगे एंटीरियर, नीचे वाले साइड को हम बोलेंगे पोस्टीरियर। ऊपर एंटीरियर, नीचे पोस्टीरियर, इसको बोलेंगे लैटरल। लैटरल, इसको भी बोलेंगे लैटरल। लैटेरल, लैटरल, एंटीरियर पोस्टीरियर, ऊपर नीचे, लैटरल यानी कि बगल में। अब देखिए, एंटीरियर ऊपर, पोस्टीरियर नीचे, एंटीरियर ऊपर, पोस्टीरियर नीचे, इधर लैटरल, इधर लैटरल, इधर लैटरल, इधर लैटरल। लेकिन इसको बोलेंगे वेंट्रल। इसको क्या बोलेंगे, वेंट्रल। इसको क्या बोलेंगे, वेंट्रल। और पीछे की साइड को बोलेंगे डॉर्सल। वेंट्रल, डॉर्सल। तो वेंट्रल साइड पे क्या मौजूद होता है, वेंट्रल साइड पे होता है स्टर्नम। यहाँ पे एक बोन पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं स्टर्नम बोन। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोन। उस बोन को क्या बोलते हैं, स्टर्नम। पहले इतना नोट डाउन कीजिए, इतना नोट डाउन कीजिए। एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, लैटरल, ये दोनों लैटरल, लैटरल यानी कि बगल में, लैटरल यानी कि बगल। लैटरल का मीनिंग ही होता है बगल, या पार्श्व, बगल। मिटा दूं, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, हम वर्टिब्रा बना रहे हैं। वर्टिब्रा, वर्टिब्रा यानी कि पीछे का जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको हम डायग्रामेटिक बनाकर समझ रहे हैं। एग्जैक्टली हम उसको बनाएंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए एक चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में हम उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम वर्टिब्रल कॉलम का एक डायग्रामेटिक फॉर्म बनाएंगे, ताकि हम उसको ग्रास्प कर सके, हम समझ सके कि आखिर रिब्स कैसे काम कर रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नंबर 2 3 4 5। देखिए, ये जो 7 वर्टिब्रे आपको दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं सर्वाइकल। 1 2 3 4 5 6 7, इनको बोलते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां से यहां तक जो वर्टिब्रा आपको दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं थोरेसिक। ये जो 5 वर्टिब्रे आपको दिख पा रहे हैं, इनको हम बोलते हैं लंबर। लंबर के नीचे सैक्रम एंड कॉक्सिक्स दोनों होते हैं, उनको हम यहाँ पे नहीं बना रहे हैं। उनको हम बनाएंगे तो नीचे हमारे जगह चला जाएगा, जिसके कारण दिखाई ही नहीं देगा। शायद ये भी दिखाई नहीं दे रहा हो, ऊपर वाला भी दिखाई नहीं दे रहा है शायद। ध्यान से देखिए, ये है सर्वाइकल। ये क्या है, सर्वाइकल। ये क्या है, थोरेसिक। इसके ठीक सामने ये हमारे बैक साइड है, और इसके ठीक सामने हमारा स्टर्नम होता है। इसके ठीक सामने हमने क्या होता है, स्टर्नम। किसके, थोरेसिक के ठीक सामने हमारे पास क्या होता है, स्टर्नम। ऐसा हम लैटरल व्यू देख रहे हैं, लैटरल व्यू, इसीलिए ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। हम लैटरल व्यू देख रहे हैं, इसीलिए आपको ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर हम स्टर्नम को सामने से देखें, तो स्टर्नम सामने से देखने पर कुछ ऐसा दिखता है। स्टर्नम को अगर हम सामने से देखें, तो स्टर्नम को सामने से देखने पर स्टर्नम हमको कुछ इस प्रकार का दिखता है। इस प्रकार का दिखता है सामने से देखने पर, लेकिन हम स्टर्नम को बगल से देख रहे हैं। यहां से एक रिब जाएगी, इस पे जुड़ेगी। यहां से एक रिब जाएगी, इस पे जुड़ेगी। 3 4 5
छ, 7, हमारे पास 7 रिब जो होते हैं, 7 पेयर ऑफ रिब, 7 इधर से और 7 बगल से, 7 इधर से और 7 इधर की तरफ से, इधर की तरफ से, दोनों तरफ से आए हुए होते हैं। क्योंकि हम एक ही साइड का व्यू देख रहे हैं, हम क्योंकि एक ही साइड का व्यू देख रहे हैं, इसीलिए हमको एक तरफ से ही दिखाई दे रहा है, बाकी पीछे की तरफ से भी वैसा ही जुड़ा होगा। ये जो 3 रिब्स होते हैं, ये तीनों आपस में एक साथ फ्यूज करते हैं आगे की तरफ, और तीनों एक साथ कार्टिलेज के द्वारा इससे जुड़े रहते हैं, कार्टिलेज के द्वारा, ठीक है। और ये जो दोनों रिब्स, जो पीछे के जो दोनों रिब्स होते हैं, ये किसी से जुड़े नहीं रहते हैं, ये आगे की तरफ, ये आगे की तरफ किसी से जुड़े नहीं रहते हैं, तो इसको बोलते हैं वेंट्रल साइड, और इसको बोलते हैं डॉर्सल साइड, डॉर्सल। ध्यान से समझिए, नहीं तो अगर इसको समझिएगा नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको T1 नाम दे दें, T2 नाम दे दें, T3, T क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका नाम ही थोरेसिक है। T3, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि T1 से लेकर T7 तक जो रिब्स पाई जाती हैं, उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रो, 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 इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल, वर्टिब्रो एक्सटर्नल, वर्टिब्रो एक्सटर्नल रिब्स। अच्छा, इसको वर्टिब्रो एक्सटर्नल क्यों बोलते हैं, क्योंकि डॉर्सल साइड पर ये वर्टिब्रा से और वेंट्रल साइड पर ये स्टर्नम से जुड़ी हुई है। देख लीजिए यहाँ पे, डायरेक्ट देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, जो सातों रिब्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये डॉर्सल साइड पर वर्टिब्रा से जुड़ी हुई है, और वेंट्रल साइड पे ये स्टर्नम, ये क्या है, स्टर्नम, यहाँ पे स्टर्नम, स्टर्नम, ठीक है। उसके बाद T8 से लेकर T10 तक, 8 9 10, इनको बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, कॉन्ड्रल। अच्छा, इनको कॉन्ड्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज होता है, इसीलिए इनको कॉन्ड्रल बोलते हैं, कार्टिलेज। और कार्टिलेज जो होता है वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, इसीलिए इसको वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं। और जो T11 एंड T12 होता है, T12, ये फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, यानी कि ये वेंट्रल साइड पे किसी से जुड़े नहीं होते हैं, या इनको हम सीधे सीधे बोल रहे हैं वर्टिब्रल रिब्स भी बोलते हैं, वर्टिब्रल, वर्टिब्रल रिब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रा से जुड़े हुए होते हैं, वेंट्रल साइड पे ये किसी चीज से जुड़े नहीं होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स या सिर्फ वर्टिब्रल रिब्स। 8 9 10 को बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, कॉन्ड्रल यानी कि कार्टिलेज, कार्टिलेज जो बना होता है वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बना होता है, इसीलिए इसको वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं। T1 से T7 तक वर्टिब्रो एक्सटर्नल रिब्स होती हैं। हम इसका लैटरल व्यू देख रहे हैं, यहां पे आप लिख सकते हैं लैटरल व्यू, लंबर, लंबर, L1 L2 L3 L4 L5, इसके नीचे सैक्रम होता है और कॉकिक्स होती है, जिसको हमने बनाया नहीं है क्योंकि उसको हम एक्सटेंडेड फॉर्म में स्टडी कहां करेंगे, मूवमेंट वाले चैप्टर में उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से अच्छे से बना लीजिए। ये कवरिंग है, ये क्या है, ये कवरिंग है, ये दोनों तरफ से, एक तरफ से ये, एक तरफ से इधर से रिब्स आएंगी और एक तरफ से इधर से रिब्स आएंगी, ये किसको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी, ये एक प्रकार का है गुफा का, ये एक प्रकार का पिंजरा का निर्माण करेंगी, किसके लिए, लंग्स के लिए निर्माण करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसको नहीं समझेंगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। मिटाऊं, मिटा रहा हूं। अब हम रिब केज को अच्छे से बना रहे हैं, अब हम रिब केज को अच्छे से बना रहे हैं, यहां पे हम बना रहे हैं, ठीक है। ये है हमारा स्टर्नम, ठीक है, ये क्या है, स्टर्नम।
थोड़ा अच्छे से बनाने दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं दिख रहा है। स्टर्नम, इससे फर्स्ट रिब आगे जुड़ गई, फर्स्ट रिब। उसी प्रकार से सेकेंड रिब उससे पीछे की तरफ जुड़ी हुई है, सेकेंड रिब इधर से भी, थर्ड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब, इधर से भी फिफ्थ रिब, सिक्स्थ रिब, सिक्स्थ रिब, और सेवेंथ, और ये सेवेंथ। और जो दो रिब्स होती हैं और जो तीन रिब्स होती हैं वो इस प्रकार से, वो इस प्रकार से एक साथ फ्यूज करती हैं, और एक साथ फ्यूज करके वो कार्टिलेज की सहायता से जुड़ी हुई होती हैं, कार्टिलेज की सहायता से वो जुड़ी हुई होती हैं। एट, नाइन्थ एंड टेंथ। और दो रिब्स जो होती हैं वो फ्लोटिंग करती हैं, वो फ्लोटिंग, यानी कि ये ऐसे फ्लोट करती है, ये ऐसे, ठीक है। ये वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड, ये डॉर्सल साइड, ये लैटरल साइड, लैटरल साइड, ये भी। यानी कि आप देख पा रहे हैं यहां से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक जो रिब्स हैं वो कैसी हैं, इसको बोलते हैं हम, इसको ट्रू रिब्स भी बोलते हैं, ट्रू रिब्स। इन तीनों को हम फॉल्स रिब भी बोलते हैं। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स को हम फॉल्स रिब्स भी बोलते हैं, फॉल्स रिब, क्योंकि ये स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ी हुई नहीं होती हैं। और इनको, इन दोनों को हम फ्लोटी रिब, क्योंकि हम पीछे आ गए हैं बढ़ के। अब देखिए ये जो रिब्स होती हैं, रिब्स के बीच में मसल्स पाई जाती हैं, रिब्स के बीच में क्या पाई जाती है, रिब्स के बीच में मसल्स पाई जाती हैं, रिब्स के बीच में क्या पाई जाती है, मसल्स। इनका आप अलग अलग कलर से बना सकते हैं, रिब्स के बीच में मसल्स पाई जाती हैं। इन मसल्स को हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल, या मसल, जो भी आप बोले, मसल, इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल दो प्रकार की होती हैं, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल, एंड इंटरनल इंटरकोस्टल, इंटरनल, इंटरनल इंटरकोस्टल। ध्यान से देखिए, ये हमारा रिब केज, ये क्या है, रिब केज, इसको लिख सकते हैं रिब केज है, ये रिब केज। पीछे डोर्सल, आगे वेंट्रल, ऊपर ऊपर की तरफ एंटीरियर, पीछे की तरफ पोस्टीरियर, ठीक है। दो दो रिब्स के बीच में, दो रिब्स के बीच में ऐसे ऑब्लिक मसल्स पाई जाती हैं, ऑब्लिक यानी कि टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी एकदम किसी एंगल पे होती हैं, किसी एंगल पे। उन मसल्स को हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल, इंटर यानी कि बीच में, कोस्टल यानी कि रिब्स के, रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ये रिब्स को अपवर्ड, अपवर्ड ले जाने में मदद करती है, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो रिब को अंदर, इंटरनल, वो अंदर की ओर, डाउन, नीचे की ओर ले जाने में मदद करती है। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल तक। इसके आगे वाला मैकेनिज्म हम कल अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, पार्शियल प्रेशर के पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, पार्शियल प्रेशर घटने से क्या होता है, पार्शियल प्रेशर का वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। ये रिवीजन, इसको दोबारा रिवाइज करके आइएगा ताकि हम अगले वाले कॉन्सेप्ट को समझ सकें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपने इस वीडियो लेक्चर को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए बाय।